नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। हे भगवान, मुझ पर रहम कर। ये कैसा बूढ़ा आदमी है, इसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। 3 बार आराम करने के बाद भी इसका जोश जवान लड़कों जैसा बना रहता है, ठंडा ही नहीं होता। पता नहीं उसकी पहली पत्नी ने इस गर्म मिजाज वाले आदमी को कैसे सहा होगा। मुझे तो पहली रात ही उसने थका दिया। मैं इस बूढ़े को शांत कैसे करूं? थोड़ी देर बाद फिर वह मेरे पास आने को तैयार हो जाता है। मेरा नाम प्रिया है, मैं 20 साल की एक अंधी लड़की हूँ, बहुत नाजुक और सुंदर। मेरे पिता नहीं हैं, सिर्फ माँ है। हम दोनों बहुत कमज़ोर और बेसहारा हैं। हम सौतेली दादी और सौतेले चाचा के भरोसे रहते हैं। इन्हीं लोगों ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। दादी और चाचा ने संपत्ति हड़पने के लिए मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से तय कर दी, जो उम्र में मेरे पिता से भी बड़ा था। मैं नरक से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे भी गंदे फंदे में फंस गई। मेरा पति बहुत बड़ी उम्र का था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत शौकीन और जुनूनी था। मैं नाजुक दिल की छोटी सी लड़की थी। पूरा जीवन उसके साथ कैसे कटेगा? आप चिंता मत कीजिए हरि प्रसाद जी, मेरी पोती हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत कम उम्र की, बेहद खूबसूरत। आप उसे देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। वो सेवा करने वाली और आज्ञाकारी हैं। हाँ, वो अंधी हैं, देख नहीं सकती, लेकिन सारे काम अच्छे से करती हैं। कमलाबाई 75 साल की चालाक और लालची औरत मीठी आवाज में बोली। हरि प्रसाद शर्मा बोले, अरे कमलाबाई, हम जानते हैं आप कितनी चालाक हैं, इसीलिए तो पोती के बदले माँ को भारी रकम दे रहे हैं। हमें उसे नौकरानी बनाकर नहीं लाना, बस वो आए और मुझे हर समय खुश रखे, आराम दे। उसके अंधेपन की हमें कोई परवाह नहीं। आप बेफिक्र रहिए हरि प्रसाद जी, मेरी पोती आपका सारा अकेलापन दूर कर देगी। बस शादी के बाद उसे इंसान की तरह रखना। हरि प्रसाद जी जोर से हंसे। चलो तैयारी करो, शादी जल्दी करनी है। फोन कटते ही कमलाबाई खुशी से नाच उठी। अरे वाह, हमारी लॉटरी लग गई। इस अंधी का ऐसा बंदोबस्त किया है कि याद करेगी। उसकी सगी पोती राधा, जो बदतमीज और घमंडी थी, ने पूछा, दादी इस अंधी से शादी कौन कर रहा है? आजकल के जमाने में तो लड़के परफेक्ट लड़की चाहते हैं, और ये उल्टा अंधी के लिए पैसे दे रहा है। ये मुर्गा आपको कहाँ मिला? कमलाबाई बोली, तुम उदास मत हो जान, मैं तुम्हारी इससे भी अमीर और सुंदर लड़के से शादी करवाऊंगी। वो बूढ़ा हमें 2 करोड़ रुपए दे रहा है, उससे जमीन खरीदकर मैं तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाऊंगी। दुनिया दांतों तले उंगलियां दे देगी। राधा खुश हो गई और दादी से लिपट गई। दरवाजे के पीछे छिपी प्रिया ने सारी बातें सुन ली थी। उसके आंसू बहने लगे। वह रोती हुई अपनी माँ सुनीता के पास गई और उनके सीने से लग गई। अम्मा, मैं मर जाना चाहती हूँ। काश मैं उस एक्सीडेंट में पापा के साथ मर गई होती। मैं अंधी जिंदगी नहीं जीना चाहती। सुनीता ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? किसी ने फिर कुछ बोल दिया, जा तुझे मारा? प्रिया रोती हुई बोली, अम्मा मैं क्या करूं? मुझे अपना यह अंधापन बर्दाश्त नहीं होता। मेरी आंखों की यह कमी मुझे अंदर से दीमक की तरह चाट रही है। मैं पल पल मर रही हूँ इन लोगों के जुल्म और जातियों से। काश उस हादसे में मैं अंधी ना हुई होती, तो आज कम से कम मेहनत मजदूरी करके आपका और अपना बोझ खुद उठा लेती। ऐसे इन लोगों के रहमो करम पर नहीं बैठी होती, जो दिन रात हमें जलील करते हैं। अम्मा, ये लोग इतने लालची हो गए हैं कि मुझे यहाँ से निकालने के लिए एक बूढ़े आदमी को बेच रहे हैं। मेरी उससे शादी का प्लान बना रहे हैं। अम्मा, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे बचा लो। सुनीता को झटका लगा। बेटा, यह तुम क्या बोल रही हो? कौन, किसने तुम्हारा रिश्ता करने का सोचा? मेरे जीते जी मैं ऐसा किसी को नहीं करने दूंगी। सुनीता ने उसे गले लगाया और तसल्ली दी। कहानी का पिछला हिस्सा। राजेश कुमार ने 2 शादियां की थी, एक कमलाबाई से और दूसरी सुमित्रा से। कमलाबाई सुमित्रा से बेहद नफरत करती थी, क्योंकि सुमित्रा छोटी और बहुत खूबसूरत थी। कमलाबाई से उन्हें एक बेटा था, जबकि सुमित्रा से उनकी एक बेटी और बेटा था।
जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। बच्चों की शादियां हुई, दोनों बेटों से एक एक पोती थी। राधा बड़ी पोती थी जो कमलाबाई की सगी पोती थी। नवासा भी था एक, उनकी बेटी की शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी के बाद बेटी भी पति के साथ विदेश चली गई थी। कमलाबाई ने दोबारा उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनका वास्ता सुनीता और छोटी सी बच्ची प्रिया से पड़ता रहता था। दिन गुजरते रहे और कमलाबाई की नफरत बढ़ती चली गई। कमलाबाई चाहती थी कि सारी दौलत, घर, कारोबार सब कुछ उनके बेटे और पोती राधा का हो जाए, लेकिन राजेश कुमार भी काफी होशियार थे। उन्होंने दोनों बेटों और बेटी को बराबर का हिस्सा दिया और एक दिन खामोशी से इस दुनिया से चले गए। उनके चले जाने का कमलाबाई और उनके बेटे पर तो रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, लेकिन सुमित्रा और उनके बच्चों पर जैसे कहर टूट पड़ा था। वक्त के साथ कमलाबाई ने अपने रंग दिखाना शुरू किए। सुमित्रा सीधी सादी औरत थी, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाली। वो चुपचाप उनकी कड़वी बातों को सुन लेती, लेकिन सुनीता को अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा था। कमलाबाई की बर्दाश्त भी खत्म हो गई। वह पूरी जायदाद और कारोबार अपने कब्जे में करना चाहती थी। इसके लिए वह इस हद तक गिर गई। एक दिन सुमित्रा अपनी बहू, बेटे और पोती प्रिया के साथ विदेश अपनी बेटी से मिलने गई थी। वापसी में एक तेज आते ट्रक ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया। सुमित्रा और 15 साल की प्रिया के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा। उस हादसे में सुमित्रा की टांगों में चोट लग गई और प्रिया अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। इस दुखद घटना के बाद कमलाबाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। बहुत अपमान किया, निकलो यहाँ से, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। ना भाई जिंदा रहा, ना बाप। अब क्यों आई हो, निकलो। अब तो माँ भी मर गई, बाप हिस्सा दे चुका है। अब तुम्हारी इस घर में मौजूदगी एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुनीता रोती हुई बोली, बड़ी अम्मा, यह कैसी नफरत भरी बातें कर रही हैं आप। मैं कौन सा इस घर में हिस्सा मांगने आई हूँ। मेरी माँ और भाई की मौत हुई है, उनके संस्कार तक मुझे इस घर में आने दो, मैं फिर चली जाऊंगी। लेकिन कमलाबाई ने नफरत से दहाड़कर कहा, मर गए तुम्हारे सगे, रखो इनके जनाजे, घर में सौतन का एक भी रिश्ता नहीं चाहिए। कमलाबाई बेरहमी की हद कर रही थी। उसने हुक्म देते हुए कहा तो सब लोगों ने मुंह पर अफसोस से हाथ रख लिए। सुनीता और प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। नूर ने हिम्मत करके सड़क पर रखे अपने भाई और माँ की अर्थी को उठाकर बेटे से अंतिम संस्कार करने को कहा। मेरी भतीजी और भाभी भी इस घर में नहीं रहेंगी, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। नूर ने मजबूत आवाज में कमलाबाई से बिना किसी लिहाज के कहा, हाँ हाँ ले जाओ इस अंधी और लंगड़ी माँ बेटी को, ये मेरे किस काम के। कमलाबाई ने मुंह बनाकर जहर भरी आवाज में कहा। तभी सुनीता की सख्त और गंभीर आवाज गूंजी, नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, यह मेरे पति का घर है। इस घर में मेरे पति और बेटे का कानूनी हिस्सा अभी भी है। कानून के हिसाब से मुझे कमलाबाई तो क्या, किसी का बाप भी इस घर से नहीं निकाल सकता। उसके शब्द सुनकर सब मुंह फाड़े दंग रह गए। नूर भी एक पल के लिए चुप हो गई। कमलाबाई और उनके बेटे बहू के सीने पर जैसे सांप लौट गए। वो दांत पीसकर सुनीता को घूरती चली गई। आखिर सुनीता सही कह रही थी, भाभी ये लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत खतरनाक हैं। आप प्रिया को इन लोगों की साजिशों से कैसे बचा सकेंगी। मेरी माँ ने इस घर और संपत्ति पर लानत भेजी, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रिया का सोचिए, इस बच्ची की जिंदगी तो वैसे ही तबाह हो गई है, और तबाह ना करें। नूर बेबसी से बोली, लेकिन सुनीता अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं नूर, मैं लड़ूंगी अपनी बेटी के लिए, मैं इन्हें सब कुछ हड़पने नहीं दूंगी। सुनीता की जिद के आगे नूर हार मान गई। नूर के जाने के बाद सुनीता कुछ समय तक अपनी बेटी के हक के लिए लड़ती रही, लेकिन एक कमजोर और अपाहिज औरत कितने दिन लड़ सकती थी। आखिरकार वो टूटने लगी। कमलाबाई ने पूरे घर और कारोबार पर कब्जा जमा लिया। प्रिया की आंखों का इलाज संभव था, लेकिन कमलाबाई ने साफ मना कर दिया कि उसके पास इतना फालतू पैसा नहीं है।
इस तरह एक होशियार और बहुत सुंदर लड़की का भविष्य अंधकार में बदल गया। छूट गई, आराम और अच्छी जिंदगी जीने की सारी उम्मीदें छिन गईं। घर के नौकरों से भी बदतर हालत कर दी गई। हर छोटी बात पर अपमान किया जाता, मारा पीटा जाता। और अब तो ये नौबत आ गई थी कि उसे पैसे के बदले एक बूढ़े आदमी के हाथ बेचा जा रहा था। जब सुनीता को सब पता चला तो वो सीधा कमलाबाई के पास गई। आपने मेरी मर्जी के बिना किससे पूछकर मेरी बेटी का रिश्ता पक्का किया है। सुनीता की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। ओ, तो तुम तक खबर पहुंच गई। चलो अच्छा है, मुझे ज़्यादा देर तुम्हारे मुंह नहीं लगना पड़ेगा। तुमने सही सुना, प्रिया का रिश्ता पक्का कर दिया है। मैंने एक बहुत अमीर घराने में हरिप्रसाद शर्मा से, बड़ी इज्जत है उनकी। अंधी बेटी के नसीब जाग गए। शादी के बाद वो राज करेगी, वरना आजकल कौन अंधी लड़की को अपनाता है। शुक्र मानो कि वो प्रिया को उसकी सारी कमियों के साथ अपनाने को तैयार हुए हैं। कमलाबाई के लहजे में ताना और मुस्कान झलक रही थी। बस कर दें, सुनीता चिल्लाई। मेरी बेटी को अंधी कहने की हिम्मत मत कीजिए। वो अंधी है, लेकिन आंखों वाले लोगों के सारे काम वो नौकरों की तरह दिन रात करती है। और जो एहसान आप जता रही हैं, मुझे सब पता है। क्या मुझे नहीं मालूम कि आपने जिस अमीर आदमी से रिश्ता जोड़ा है, उसका हम उम्र नहीं बल्कि 60 साल का बूढ़ा है। एक शादीशुदा जवान बेटे का बाप। आपने उसे 2 करोड़ के बदले बेच दिया है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता उस बूढ़े के साथ कभी नहीं जोड़ूंगी। सुनीता की सांस गुस्से से फूल रही थी। कमलाबाई के बदन में आग लग गई। वो तेजी से उठी और जोरदार थप्पड़ सुनीता के मुंह पर जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऊंची आवाज में सवाल करेगी? अभी उठाकर दोनों को सड़क पर फिकवा दूंगी, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना? वो भी छिन गई तो बोल क्या करेगी? कैसे पालेगी अपनी अंधी बेटी को? एक दिन भी तू इस घर से बाहर नहीं टिक पाएगी। ये दुनिया बहुत जालिम है, नोच डालेंगे तेरी इस कमसिन कली को। बोल फिर क्या करेगी? किसके दरवाजे पर मदद की भीख मांगेगी? कमलाबाई का नफरत भरा अंदाज देखकर सुनीता का दिल तड़प उठा। नहीं प्लीज़ बड़ी अम्मा, मेरी बच्ची बहुत मासूम है। भगवान के लिए रहम कीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? सुनीता टूट गई। आखिर कब तक चट्टान बनी रहती इन बेरहम तूफानों के सामने? तो फिर इज्जत और शराफत से मेरी बात मान लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। प्रिया को भी राजी कर लो। इसी में तुम दोनों माँ बेटी की भलाई है। कम से कम बूढ़ा ही सही कोई उसे अपना नाम तो दे रहा है। वैसे भी वो अंधी है, पति को देखना तो नहीं। बस चुपचाप पति की खुशी में खुश रहे और ऐश की जिंदगी गुजारे। कमलाबाई नफरत और बेशर्मी से हंसती हुई चली गई। सुनीता बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ी। एक समय बाद नूर से भी संपर्क टूट गया था। सुनीता कहाँ जाती, किसके दरवाजे पर मदद मांगती? आखिरकार हालात के आगे झुक गई। कमलाबाई जैसी बेरहम औरत से बैर करके क्या फ़ायदा? उसने हालात का फैसला मान लिया। लेकिन जब प्रिया को पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। सुनीता ने उसे सीने से लगाया और सिसकते हुए बोली, मेरी बच्ची, मुझे गलत मत समझना। तेरी कमज़ोर माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई तेरी इज्जत और आबरू को दागदार करे, वो मैं नहीं सह सकती। इसीलिए तू इस आदमी से शादी कर ले। कम से कम वो तुझे इज्जत के साथ ब्याह कर ले जा रहा है। यहाँ तो लोग तुझे नोच खा जाएंगे। इन हालात में यह रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं है। भरोसा रख मेरी बच्ची, वो बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। इन जालिमों का भी एक दिन हिसाब होगा। तभी राधा चली आई। बस बस, तुम माँ बेटी का ये ड्रामा ख़त्म करो। महारानी तैयार हो जाओ और किचन में आओ, तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने। आज खुद हरिप्रसाद शर्मा जी आ रहे हैं। दादी ने सख्त हिदायत दी है। राधा ने एक साफ सुथरा जोड़ा प्रिया के मुंह पर फेंक दिया और चली गई। प्रिया रोती हुई उठी। आखिरकार उसने किस्मत का ये फैसला मान लिया। वो तैयार हुई और किचन में चली गई। कमलाबाई पहले से वहाँ थी। जल्दी जल्दी काम करो साहब, शुगर फ्री वाली चाय पीते हैं
और हाँ, सारा खाना अपने हाथों से बनाना, उन्हें नाराज मत करना। अगर वो नाराज हुए तो तेरी खैर नहीं। उसे अच्छे से धमकाकर कमलाबाई चली गई। प्रिया आंखों से चीजों को टटोलकर काम करने लगी। वो घर के हर काम में माहिर हो गई थी। खाना बनाना, सफाई, सब कुछ। सिर्फ पढ़ाई का जुनून था जो अब खत्म हो गया था। तभी बाहर एक शानदार लग्जरी काली गाड़ी आकर रुकी। राधा और कमलाबाई की धड़कनें रुक गई। इतनी शानदार गाड़ी, दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबे कद का शानदार व्यक्तित्व वाला काले रंग का 3 पीस सूट, महंगे जूते, कीमती घड़ी पहने ग्रेसफुल आदमी निकला। घने बाल जो काफी सफेद हो चुके थे, ब्राउन आंखें, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर उम्र की झुर्रियां, लेकिन मस्कुलर बॉडी और शाही अंदाज। उसे देखकर राधा तो क्या, कमलाबाई का मुंह खुला का खुला रह गया। आज तक बात सिर्फ फोन पर हुई थी, लेकिन पहली बार आंखों से देखकर दोनों हैरान थे। 60 साल का बुढ़ा था, लेकिन खुद को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था। काफी हैंडसम लग रहा था। राधा तो अब रोने वाली हो गई। दादी, मुझे लगा था आपने इस अंधी के लिए कोई ऐसा बूढ़ा ढूंढा होगा जिसकी तोंद निकली हो, मोटा सा गंजा, लेकिन यह तो उल्टा निकला। बूढ़ा है लेकिन इतना हैंडसम है तो क्या हुआ, 60 का बूढ़ा है, एक शादीशुदा जवान बेटे का बाप भी है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी खूबसूरत लड़का तलाश करूंगी। कमलाबाई उसे तसल्ली देती आगे बढ़ी और हरिप्रसाद शर्मा से मिलने लगी। अरे आइए आइए, स्वागत है आपका। जैसे ही हरिप्रसाद शर्मा की नज़र कमलाबाई के चेहरे पर पड़ी, उनका जबड़ा सख्त हो गया, आंखें लाल हो गई। वो नफरत भरी नज़रों से उस औरत को देखने लगे। कमलाबाई उन्हें तसल्ली देते हुए आगे बढ़ी और बोली, अरे आइए आइए। वो उनके कदमों में बिछने लगी, मगर वो घृणा से उस औरत को देखते हुए अंदर घर में दाखिल हुए और पूरे घर पर एक भरपूर नजर डाली। बहुत जल्द मैं तुमसे यह छत, यह जमीन, सब कुछ छीन लूंगा। कमलाबाई उनके पास खड़ी थी। तभी उनकी नज़र सुनीता पर पड़ी, जो व्हील चेयर पर बैठी उन्हें हैरानी से देख रही थी। यह सुनीता है, प्रिया की माँ। कमलाबाई बोली। हरिप्रसाद शर्मा हुनकार भरते हुए आगे आए और शांत भाव से सोफे पर टांग रखकर बैठ गए। उनकी नज़र चारों ओर घूम रही थी। तभी प्रिया ट्रे उठाए कमरे में आई। झुकी हुई नजरें, मासूम साफ चेहरा, सर पर दुपट्टा और सादे गुलाबी कपड़ों में वो इतनी सुंदर लग रही थी कि हरिप्रसाद शर्मा का दिल धड़क उठा। उनकी नज़रें ठहर गईं। संभल कर आती हुई प्रिया धीरे से ट्रे रखकर एक खाली जगह पर बैठ गई। हरिप्रसाद शर्मा देख रहे थे कि वो अंधी होने के बावजूद कितनी समझदारी से सब काम कर रही है। पहली नज़र में ही उसने उनका दिल ले लिया। ये है, कमलाबाई बोली, इसको देखने का कोई फ़ायदा तो नहीं। बताया था ना, बेचारी अंधी है। आप देख लीजिए, पसंद कर लीजिए, ताकि हम रिश्ता आगे बढ़ाएं। कमलाबाई बातों ही बातों में तंज करने से बाज नहीं आई। प्रिया की आंखों में नमी आ गई। सुनीता का चेहरा भी उदास हो गया। हरिप्रसाद शर्मा ने सख्ती से कहा, तुम जैसी मतलब परस्त औरत से मुझे रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहिए। रिश्ते वहाँ जोड़े जाते हैं जहाँ मोहब्बत हो, एक दूसरे पर भरोसा और यकीन हो। जो औरत अपनी ही पोती का सौदा करे, रिश्तों को सस्ता समझे, ऐसे लोगों से हरिप्रसाद शर्मा रिश्ता नहीं जोड़ता, सिर्फ सौदा करता है। रिश्ता मेरा प्रिया से जुड़ेगा जब वो मेरे साथ शादी करेगी। जब वो बोले तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उनके इतने खरे और तेजदार चाकू जैसे शब्द कमलाबाई को अंदर तक काट गए। प्रिया और सुनीता तो जैसे सन्न होकर बैठे थे। हरिप्रसाद शर्मा की शख्सियत कुछ ऐसी थी, सख्त नज़रें, बीचे हुए जबड़े और ठंडे शब्द कि सबको अपनी हद का एहसास हो गया। कमलाबाई चुपचाप बैठी रही। उन्होंने इस इंसान को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था, जो अब उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा था। अच्छा चलो, हमसे ना सही, अपनी होने वाली सास से ही शादी के बारे में बात कर लें। कमलाबाई ने अब सारे लिहाज छोड़कर मुस्कुराहट एक तरफ रखते हुए ताने में कहा। हरिप्रसाद शर्मा ने जवाब दिया, बिल्कुल,
हम पहले सौदेबाजी कर लेते हैं, उसके बाद शादी जैसे खूबसूरत मुद्दे की तरफ आऊँगा, ताकि आप जैसे बुरे लोगों की नज़र से खुद को और अपनी होने वाली पत्नी को सुरक्षित रख सकूं। उनका वार इतना तेज था कि कमलाबाई बिलबिला उठी, लेकिन इस ताकतवर आदमी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, इसीलिए चुप हो गई। प्रिया की धड़कनें तेज हो गईं, वो अब थोड़ी नर्वस नजर आ रही थी। हरिप्रसाद शर्मा ने अपनी कोट की जेब से चेकबुक निकाली और उसमें 2 करोड़ की रकम लिखकर कमलाबाई की तरफ बढ़ा दी। यह रही आपकी कीमत, अब आप जा सकती हैं। शब्द उनके मुंह पर जूता थे। कमलाबाई गुस्से से खड़ी हो गई। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हरिप्रसाद शर्मा जी। जब इंसान को अपनी इज्जत करवानी ना आती हो तो दूसरों से गिला नहीं करता। प्लीज़ गो, मुझे अपनी होने वाली पत्नी और उसकी माँ से ज़रूरी बात करनी है। उनका अंदाज इतना सख्त और वार्निंग भरा था कि कमलाबाई चेक लेकर चली गई। हरिप्रसाद शर्मा ने नरम और ठहरा हुआ लहजा अपनाया। मैं प्रिया से सादगी से शादी करना चाहता हूँ, 2 दिन बाद अगर आपकी और प्रिया की इजाज़त हो तो, वरना प्रिया से ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। उनका नरम लहजा सुनकर प्रिया के दिल की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। सुनीता भी उनका अंदाज और रुतबा देखकर दिल के सारे शक दूर होते महसूस कर रही थी। जैसा आप कहें हरिप्रसाद शर्मा जी, मेरी बेटी अब आपकी अमानत है। उसने ज़िंदगी में बहुत दुख और तकलीफ़ें उठाई हैं, आप इसका ख्याल रखिएगा, इसे मोहब्बत और इज्जत दीजिएगा। सुनीता उदास होकर बोली। हरिप्रसाद शर्मा मुस्कुरा उठे। आप बेफिक्र रहें, ये बोलते हुए वो उठे। सुनीता ने रुककर उस शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान को देखा। ठीक 2 दिन बाद मेरी टीम प्रिया की शादी का ड्रेस और उसे तैयार करने के वक्त घर पर पहुंच जाएगी, वो गंभीर लहजे में बोले। प्रिया ने अपनी घनी पलकों का जाल उठाकर उनकी आवाज़ की तरफ रुख किया, काली चमकती हुई कॉन्फिडेंस से भरी। हरिप्रसाद शर्मा की आंखें पल भर को उसकी कांच सी आंखों में झांकी। वो देख नहीं सकती लेकिन उसकी आंखों में कई एहसास नजर आ रहे थे। पल भर में उसकी आंखें भर चुकी थी। फिर मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ गए। प्रिया भले देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके भाव हरिप्रसाद शर्मा के लिए एकदम अलग थे। वो जानती थी कि उम्र में वो उसके पिता के बराबर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनका लहजा और बातें उसके दिमाग में एक अलग ही छवि बना रहे थे। बहुत खूबसूरत, दुनिया जीत लेने वाला बहादुर नौजवान। सारी रात वो उनके बारे में सोचती रही। अगली सुबह भी दिन उधेड़बुन में गुजर गया और फिर वो दिन आ गया। आज उसकी शादी थी, लेकिन कमलाबाई ने उसे फिर भी नौकरों की तरह काम पर लगा रखा था। चेहरे पर पसीना आता, वो बार बार पहुंचती, बेहाल हुई जा रही थी। बन गया खाना, हो गए सारे काम, जल्दी करो, मेहमान आते होंगे। कमलाबाई ने अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहा। प्रिया बड़े पतीले में सब्जी पका रही थी। जी बस होने वाला है, वो मासूम चेहरे के साथ बोझिल होकर बोली। जल्दी करो, फिर महारानी को तैयार भी होना है अपने बूढ़े पति के लिए। पूरी रात जागना भी है, बूढ़े को खुश तो करना है। बैठे बिठाए अंधी की किस्मत चमक गई। कमलाबाई के इन जहर भरे शब्दों पर प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चल जल्दी कर, शादी है तो क्या तुझे सर पर बिठाऊं? कमलाबाई ने गुस्से से उसके बाल पकड़कर मजबूत पकड़ में लेते हुए कहा। तभी हरिप्रसाद शर्मा के कहे समय के मुताबिक उनकी टीम पूरी तैयारी के साथ आ पहुंची। हरिप्रसाद सर के कहने पर हम उनकी होने वाली मिसेज को तैयार करने आए हैं। मिस प्रिया प्लीज़, सर का ऑर्डर है, आप हमारे साथ चलें। एक स्टाइलिश लड़की आगे आई। कमलाबाई की तिरछी नज़रें चढ़ गई। अरे लड़की, कहाँ घुसी चली आ रही हो? नजर नहीं आ रहा? जे अभी काम कर रही है, तुम लोग बाहर इंतजार करो। जी नहीं मिस प्रिया को हमारे साथ अभी चलना होगा, नहीं तो सर खुद यहाँ आएंगे। लड़की ने जब अपनी दाग दिखाई तो कमलाबाई मुंह देखती रह गई। प्रिया को लेकर वो लोग चले गए। कमलाबाई का खून खोल रहा था। मैम प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाएं, नहीं तो मेकअप खराब हो जाएगा, फिर सर गुस्सा करेंगे, पार्लर वाली बेबसी से बोली। प्रिया लगातार घबरा रही थी।
तभी राधा और कमला बाई पुराना जोड़ा लेकर दाखिल हुई और पार्लर वाली को कहने लगी, ये जोड़ा पहना दो। सॉरी मैम, सर ने यह जोड़ा सिलेक्ट किया है और सख्ती से कहा है कि मैम यही पहनेंगी। इतने खूबसूरत लहंगे और कीमती ज्वेलरी को देखकर राधा और कमला बाई दांत पीसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद प्रिया को पूरी तरह तैयार करके नीचे लाया गया। हरि प्रसाद शर्मा भी शेरवानी में बहुत बजनी लग रहे थे, लेकिन प्रिया को आता देख उनकी सांसें रुक गई। वो उस नाजुक सी परी को देखते रहे जिसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, बस होंठ दिख रहे थे जो उनकी आंखों में सुर्खी बढ़ा रहे थे। शादी शुरू हुई तो प्रिया का दिल हलक में आ गया, आंसू खुद ही गालों पर बह रहे थे। वो उस वक्त अपने पापा को बहुत याद कर रही थी, दिल बंद हो रहा था, वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। ऊपर से कुछ ही फासले पर हरि प्रसाद शर्मा अपनी रौबदार शख्सियत के साथ बैठे उसे घूर रहे थे। शादी के मंत्र शुरू हुए और शादी संपन्न भी हो गई। सुनीता ने खुशी से नम आंखें लिए उसका माथा चूमा और ढेरों दुआएं दी। तभी राधा प्रिया के पास आई और बोली, मुबारक हो लड़की, बाप की उम्र का आदमी पति बन गया। बेशक बूढ़ा है मगर बहुत हैंडसम है, लेकिन है तो बूढ़ा ही। आज रात तुम्हारी खैर नहीं। राधा मुस्कुराकर उसके कान में झुककर जाने क्या क्या बोल रही थी। प्रिया डर से कांपने लगी, सांस रुक गई थी। 1 मिनट माँ को मिलना था, मिल लिया, अब चलो प्रिया। शादी के बाद सब उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हरि प्रसाद शर्मा की सख्त और भारी आवाज़ पर सब रुक गए। उन्होंने उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। सब समझ गए थे कि वो किस मिजाज के आदमी हैं। तभी बिना कोई सवाल किए सबने उन्हें जाने दिया। हरि प्रसाद शर्मा प्रिया की कलाई अपनी सख्त पकड़ में थामे बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। प्रिया सहमती हुई चल रही थी। पता नहीं आने वाली जिंदगी उसके लिए खुशियां लाएगी या फिर एक और बड़ी आजमाइश। वो पहले सौतेले रिश्तेदारों के रहमो करम पर उनकी ठोकरों पर जी रही थी और अब इस बूढ़े के हवाले हो गई थी। पता नहीं वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। शादी के बाद हरि प्रसाद शर्मा उसे अपने आलीशान महल जैसे विला में ले आए जो करीब 2 घंटे की दूरी पर था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर उन्होंने बहुत आराम से उसे उतारा और अंदर ले आए। बाहर से लहंगे में होने के ख्याल से उन्होंने उसे अपनी गोद में किसी गुड़िया की तरह उठा लिया। प्रिया शर्म से लाल हो गई और उनके सीने में अपना सर छुपा लिया। उसकी ये अदा हरि प्रसाद शर्मा को इतनी प्यारी लगी कि वो मुस्कुरा दिए। ये लहंगा आप पर इतना खूबसूरत लग रहा है, मुझे पता नहीं था। वैसे आप खुद भी बहुत सुंदर हैं। जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। उन्होंने सख्ती से उसकी कमर के चारों ओर हाथ लपेटते हुए उसके कान में झुककर कहा। प्रिया की धड़कनें अनियंत्रित हो गई। कमरे में आकर उन्होंने उसे बेड पर बिठाया। मासूम नैन नक्श वाली प्यारी सी प्रिया को देखकर हरि प्रसाद शर्मा की सांसें गहरी हो गई। उनकी नज़रें उसके चेहरे से भटकती हुई गर्दन तक गई। वहाँ चमकती हुई त्वचा देखकर उनके गले में कांटे चुभ गए। धीरे धीरे नज़र कमर तक गई, आंखों की सुर्खी और तेज हो गई। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व मुझे आकर्षित कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन हरि प्रसाद धोखा नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम किस हालात से गुजर कर आई हो। मैं वो सब तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगा। हमारी उम्र में भले ही ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मान, मोहब्बत, इज्जत, सुकून, आराम और सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें वो इज्जत, वो मकाम मिलेगा जो अब तक नहीं मिला। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। हरि प्रसाद शर्मा ने उसके उड़ते बालों को कान के पीछे करते हुए बेहद नरम अंदाज में कहा। प्रिया के दिल की धड़कनें हद से ज़्यादा बढ़ गई। उसका जिस्म पसीने से भीग गया। खूबसूरत अंदाज, नरम लहजा, मोहब्बत भरी बातें, ये सब क्या था? क्या वो बूढ़ा था? कोई बूढ़ा इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? क्या उनकी पहली पत्नी ने उन्हें ऐसी मोहब्बत नहीं दी थी जो इतने खूबसूरत एहसास लेकर मेरे पास आए हैं? कई फालतू ख्याल उसे परेशान कर रहे थे। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो?
फिर से खामोशी तोड़ते उनकी आवाज़ सुनाई दी। प्रिया का दिल उनकी खूबसूरत बातों पर यकीन करने को मचलने लगा। उसने शर्म से हाथ उनके हाथ पर रख दिया। हरिप्रसाद शर्मा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने उसे अपने करीब खींचकर उसके माथे पर प्यार से किस किया। प्रिया का नाजुक शरीर कांप उठा, दिल मुंह को आ गया। हरिप्रसाद शर्मा रुके नहीं, माथे से होते हुए गाल, गर्दन और दिल तक आए, फिर उनके होंठ कंधों तक सरक आए। आप ये क्या कर रहे हैं? हरिप्रसाद शर्मा के मर्दाना परफ्यूम की खुशबू प्रिया के दिल को बेचैन कर रही थी। वो डरती हुई बोली, प्यार जो हर शादी की रात पति अपनी पत्नी को करता है, और जब इतनी खूबसूरत पत्नी हो तो प्यार तो आएगा ही ना। वो खुद पर कंट्रोल खो रहे थे। प्रिया ने शर्म से चेहरा लाल करते हुए आंखें सख्ती से बंद कर ली। हरिप्रसाद शर्मा ने आंखें बंद करके प्रिया के होंठों का भरपूर स्पर्श महसूस किया। मैं अब तुम्हारा पति हूँ। प्रिया, मुझसे शर्म कैसी? मदहोशी भरे लहजे में कहते हुए उन्होंने शिद्दत से उसके होंठों का रस पिया। नहीं, मुझे शर्म आती है। गहरी सांसें भरते हुए वो कांपते लहजे में बोली, पति तो लिबास होता है अपनी पत्नी का। मैं वादा करता हूँ प्रिया, तुम आज से मुझे सब तकलीफें, गम, परेशानी सब दे दो। मैं बदले में तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। तुम्हारा हर जख्म भर जाएगा। उनके हाथों का स्पर्श कमर पर सरकता महसूस करके प्रिया का दिल धड़कना भूल गया था। बोलो, प्रिया का चेहरा अपने चेहरे पर झुकाते हुए हरिप्रसाद शर्मा ने मोहब्बत से चूर अंदाज में कहा। प्रिया मुश्किल से सांस लेती हुई उनके सीने से लग गई। कुछ पलों के लिए हरिप्रसाद शर्मा थम से गए। वो बिना पलक झपकाए उसकी नाजुकता को अपनी मजबूत बाहों में समेटे रहे। आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति से सब डरते हैं। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। शिद्दत भरे लहजे में कहते हुए हरिप्रसाद शर्मा ने अपने बाजू उसके चारों ओर बांध लिए। मेरी पत्नी को जो तकलीफ कमलाबाई ने दी है वो सूद समेत वापस लूंगा। मन में सोचते हुए वो प्रिया पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगे। 4 घंटे लगातार उसे अपनी मोहब्बत से थकाने के बाद जब वो पीछे हटे तो प्रिया रोती हुई बोली, आप बहुत गंदे हैं। ऐसा लगता है आपकी पहली पत्नी ने आपको कभी शारीरिक खुशी नहीं दी, इसीलिए आप भूखे जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़े हैं। प्रिया ने गुस्से से रुख मोड़कर मुंह फुला लिया। हरिप्रसाद शर्मा ने बहुत प्यार से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। पहली पत्नी का तो पता नहीं, लेकिन तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। दिल करता है सारी रात तुम में गुजारूं। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाने लगे। एक बार फिर से उसे बहकता देख प्रिया की जान लबों पर आ गई। नहीं नहीं, प्लीज अब और नहीं, मैं मर जाऊंगी। प्रिया हाथ पैर चलाने लगी, लेकिन उस ताकतवर इंसान के आगे मासूम लड़की का क्या बस चलता। वो एक बार फिर उसे अपने काबू में करके उस पर अपना जुनून लुटाने लगी। प्रिया उनके जज्बों के आगे बेबस होकर हथियार डाल चुकी थी। करीब 6 बजे जाकर उन्होंने अपनी जुनून उसकी रगों में उतारा। वो उसकी गर्दन में मुंह दिए मुस्कुराने लगे। मुझे तो लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। बड़ी किस्मत वाली होती हैं ऐसी पत्नियां जो पहली रात पति को प्यारी हो जाएं। उसके गुस्से भरे चेहरे पर मोहब्बत की बरसात करते हुए प्यार से बोले, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपकी पहली पत्नी हूँ और आपको प्यारी हुई हूँ। क्या आपको पहली पत्नी से प्यार नहीं हुआ? प्रिया के ऐसे सवालों पर हरिप्रसाद शर्मा का मुंह कड़वा हो जाता। यार ये क्या है, तुम बार बार पहली पत्नी का टॉपिक ले आती हो। इस वक्त तुम मेरी पत्नी हो बस। उनके अंदाज में नाराजगी की झलक महसूस करके प्रिया चुप हो गई। तभी उसे लगा कि हरिप्रसाद शर्मा उसके गले में कुछ पहना रहे हैं। ये क्या है? यह तुम्हारी मुंह दिखाई है। इस लॉकेट में तुम्हारे और मेरे नाम के शुरुआती अक्षर लिखे हैं। उन्होंने प्यार से उसकी गर्दन पर चूमते हुए कहा। प्रिया ने हाथ लगाकर लॉकेट पर लिखे अक्षर महसूस किए। पी के साथ एम लिखा है।
आपका नाम तो एच से शुरू होता है, फिर एम क्यों? उसके सवाल पर वो मुस्कुराए। क्योंकि मेरा पूरा नाम महेश शर्मा है। तुमने शादी के वक्त गौर नहीं किया? प्रिया का दिल बुरी तरह धड़क उठा, आंखों में नमी आ गई। क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक हो? महेश शर्मा एकदम फिक्र में उठ बैठे। कुछ नहीं, महेश नाम सुनकर मुझे किसी की याद आ गई। अच्छा, कौन? मुझ पर भरोसा है तो बता सकती हो। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगे। मेरा बहुत अच्छा इकलौता दोस्त, मेरे गम का साथी, मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा, जो मुझसे 5 साल बड़ा था, वो बहुत ख्याल रखता था। कहता था, प्रिया कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। प्रिया की आंखों से आंसू छलकने लगे और उसके सीने को भिगोने लगे। महेश शर्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था। तो फिर कहाँ गया वो? उसने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया? पिताजी की मौत पर आए थे उस दिन सबके सामने। बड़ी दादी ने उन्हें बहुत जलील किया। अंकल आंटी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। महेश को बुरा भला कहा, वो बहुत रोया। बड़ी दादी ने उस दिन मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया। फिर वो चले गए हमेशा हमेशा के लिए, कभी ना लौटने के लिए। प्रिया इतने सालों में पहली बार किसी से अपने दिल की बात करते हुए शिद्दत से रो पड़ी। महेश शर्मा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया, क्या तुम्हें उससे मोहब्बत थी? प्रिया ने सर उठाया और उनके चेहरे के एक एक नक्श पर हाथ फेरने लगी। मोहब्बत मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा सबसे ज़्यादा अपना था। मुझे समझता था, उसकी बातें मेरे होठों पर मुस्कुराहट ले आती थी। लेकिन आपसे मुझे मोहब्बत हुई है। आपने मुझे अपना नाम दिया, मोहब्बत दी, इज्जत दी, मुझे उस नरक से निजात दिलाई। आप मेरे रखवाले हैं महेश। उसके हाथ को चूमते हुए प्रिया ने महेश शर्मा की धड़कनें रोक दी। तो सोचो, तुम्हारा वही महेश लौट आया है। उनके गंभीर अंदाज पर प्रिया खिलखिला दी। वो उस वक्त 21 साल का था, अब तो 26-27 साल का होगा। वो कहाँ आप 60 के, वो तो आपके बेटे की उम्र का होगा। प्रिया का मजाक उड़ाने पर महेश शर्मा मुंह बनाकर रह गए। भले ही मेरे बाल सफ़ेद हो गए हों, चेहरे पर झुर्रियाँ हों, उम्र बड़ी हो गई हो, लेकिन आज भी मैं किसी नौजवान लड़के से कम नहीं। तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, तुम सब देखोगी, अपने पति पर नाज करोगी। उसकी बात पर प्रिया संजीदा हो गई। मेरी आंखें? हाँ, तुम्हारी आंखें। मैं तुम्हें हर एक डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, तुम्हारी आंखें ठीक करवाऊंगा। तुम पहले की तरह देखने लगोगी प्रिया। महेश शर्मा ने प्यार से उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त प्रिया को अपनी किस्मत पर गुरूर आया। उसके भगवान ने उसे इतने खूबसूरत इंसान से नवाजा था। वक्त के साथ महेश शर्मा की मोहब्बत प्रिया के लिए बढ़ती चली गई। वो भी उनकी संगत में बहुत खुश थी। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था महेश उससे उम्र में कितना बड़ा क्यों नहीं। वो दिन रात उनकी मोहब्बत पर शर्माती रहती। सुनीता भी अपनी बेटी को इतना खुश देखकर भगवान से दिन रात उसकी खुशियों की प्रार्थनाएं करती रहती। महेश शर्मा ने बहुत से डॉक्टरों से संपर्क करके उसकी आंखों के टेस्ट करवाए। एक दिन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जब डॉक्टरों ने उम्मीद जताई कि वो ठीक हो सकती हैं और पहले की तरह देख सकती हैं, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं पहले की तरह देख सकूंगी, प्रिया खुशी से रोती हुई उनके सीने से लग गई। हाँ प्रिया, तुम पहले की तरह ना सिर्फ देख सकोगी बल्कि पढ़ाई भी फिर से शुरू करोगी। महेश शर्मा की बात पर प्रिया हैरान रह गई। आपको कैसे पता चला कि मुझे पढ़ाई से प्यार है और मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई? अरे यार, सुनीता आंटी ने बताया था। उनसे पता चला कि हादसे के बाद तुम्हारी पढ़ाई छूट गई। किसी ने तुम्हारी आंखें ठीक करवाने की हिम्मत नहीं की और इस तरह तुम पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारी आंखें ठीक करवाऊंगा और तुम्हें पढ़ाई भी दिलाऊंगा। महेश शर्मा ने उसे अपने साथ लगाए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा और आगे बढ़ गए। महेश, आपने कभी अपने बेटे का जिक्र नहीं किया, ना मेरी उससे कभी बात करवाई।
प्रिया के एक बार फिर जोरदार सवाल पर महेश शर्मा सर पकड़कर बैठ गए। दरअसल मेरे बेटे का मूड थोड़ा नाराज है, मैं पहले उसे मना लूं, फिर तुम्हारी उससे बात करवाऊंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, शाम को आकर ले जाऊंगा। ओके। हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने कहा। प्रिया मुस्कुराकर सर हिला दी। वो समझ गई थी कि महेश को पसंद नहीं था कि वो उनके बेटे का जिक्र करे। जब भी वो बेटे का जिक्र करती, महेश प्यार से बात का रुख मोड़ देते। महेश शर्मा प्रिया को सुनीता के पास छोड़कर चले गए। सुनीता अपनी बेटी को दिन ब दिन इतनी खूबसूरत और खुशहाल देखकर बहुत खुश थी। अम्मा, महेश मेरी आंखों का इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द देखने लगूंगी। प्रिया ने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा। सुनीता खुशी से रो पड़ी। सच मेरी बच्ची, भगवान तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। दोनों माँ बेटी बैठी बातें कर रही थी कि तभी राधा और कमला बाई आ गई। शादी के बाद आज वो दोनों प्रिया को देख रही थी, लेकिन उसे इतना खूबसूरत महंगे कपड़े, ज्वेलरी और तैयार देखकर दोनों के सीने पर सांप लौट गए। कैसी हो? कब आई? तुम्हारा वो बूढ़ा पति साथ नहीं आया? राधा मुंह पर नकली मुस्कुराहट सजाकर बोली, जबकि उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। प्रिया उठकर बैठ गई। उसका चेहरा संजीदा हो गया। वो तुम्हारे साथ रोमांस कैसे करते होंगे? गिन नहीं आती होगी जब वो तुम्हारे करीब आते होंगे। राधा हंस पड़ी। कमलाबाई नफरत भरे अंदाज में मुंह बनाकर प्रिया को घूर रही थी। प्रिया को तो अंदाजा भी नहीं था, लेकिन सुनीता सब देख और समझ रही थी। उसको गिन आएगी ये कहाँ देख सकती हैं? अगर देख सकती तो उस बूढ़े से शादी थोड़ी करती। पता नहीं उस बूढ़े को कुछ आता भी होगा या नहीं। इस उम्र में आखिर ताकत कहाँ होती है जो जवानी को सुकून पहुंचा सके। कमलाबाई की गंदी बातों पर प्रिया चुप रही, लेकिन उस शख्स की बेबाकी और जानलेवा प्यार भरे पल याद करके उसका दिल जोर से धड़क उठा। राधा और कमलाबाई हैरानी से उसके चेहरे की लाली देखने लगी। प्रिया के गाल और गहरे लाल हो गए। उसके दिमाग में वो पल तीर की तरह गुजर गए जब महेश शर्मा की गर्म उंगलियां उसके शरीर को छूती थी। उनके चौड़े मजबूत हाथ, उनके बेरहम होंठ जो उसके होंठों पर हुक्म चलाते थे, उनकी मजबूत बाहें जो उसकी कमर को पकड़ में ले लेती थी। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरे पर शर्म और मुस्कुराहट आ गई। ओह देखो तो कैसे शर्मा रही है अंधी, राधा ने तंज भरे लहजे में कहा। शायद सच में उस बूढ़े पति से मोहब्बत हो गई है बेचारी को। पैसे की चमक ने अंधा कर दिया, वरना कौन लड़की अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ खुश रह सकती है। कमलाबाई ने और जहर घोलते हुए कहा। उनकी आवाज में नफरत और जलन थी। प्रिया कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोश रही। क्या फायदा इन लोगों को समझाने का? ये क्या जानते थे कि महेश शर्मा कैसा था? लेकिन इसके उल्ट सुनीता के चेहरे पर फक्र और गर्व का समंदर लहरा रहा था। जो भी हो, लेकिन मेरी बेटी बहुत खुश है। उसकी खुशकिस्मती है कि उसे ऐसा पति मिला जो ना सिर्फ उसका ख्याल रखता है बल्कि इज्जत, मोहब्बत, सुकून और हर खुशी देता है। सुनीता की आंखों में ताना और गर्व भरा लहजा था। कमलाबाई और राधा तड़प उठी। राधा दबी आवाज में मुस्कुराने लगी। हाय बेचारी प्रिया, सारी जवानी एक बूढ़े के साथ गुजारनी पड़ेगी। कोई रोमांस नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, बस एक बेजान रिश्ता। लेकिन दौलत बहुत है उस बूढ़े के पास, राधा की माँ ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, जबकि उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। प्रिया खामोशी से सब सुन रही थी। प्रिया को इन लोगों की सोच पर हंसी आने लगी। तभी दरवाजे पर शानदार गाड़ी आकर रुकी। महेश शर्मा मजबूत कदमों से अंदर आए। उनकी नजरें सीधा प्रिया पर गई। तभी एक खास खुशबू ने प्रिया का दिल जोरों से धड़का दिया। सांसें तेज हो गई, पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। महेश प्रिया के होंठों से निकला। कमलाबाई और राधा भी उनकी हस्ती देखकर चुप हो गई। महेश शर्मा सीधे प्रिया की तरफ बढ़े। उनकी नजरें उसके चेहरे पर जमी थी। उनके कदमों में इतना आत्मविश्वास था
जैसे ये उनका अपना घर हो। प्रिया बैठी की बैठी रह गई, उसके हाथ कांपने लगे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल आएगा। महेश शर्मा बिल्कुल उसके करीब आए, रुके और उसके सामने खड़े हो गए। सब हैरान होकर ये मंजर देख रहे थे। महेश शर्मा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मोहब्बत से उसे थामकर खड़ा कर दिया। फिर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया, इतना करीब कि प्रिया उनकी बाहों में समा गई। सब आंखें फाड़े जे मंजर देख रहे थे। कुछ देर पहले जो प्रिया पर हंस रहे थे, अब कुदरत ने उनके साथ मजाक कर दिया था। कमलाबाई और राधा जलकर आग बबूला हो चुकी थी। लेकिन सुनीता बहुत खुश थी। आप लोग मेरी पत्नी को मेरी गैर मौजूदगी में परेशान तो नहीं कर रहे थे? महेश शर्मा गहरे लहजे में बोले। कमलाबाई सटपटा गई। अरे नहीं नहीं, हम क्यों उसे परेशान करेंगे? प्रिया तो हमारी ही बच्ची है। वो जबरदस्ती हंसती हुई बोली। आपकी जमीन का क्या हुआ? महेश शर्मा का अचानक सवाल सुनकर कमलाबाई जल्दी से बोली। वो सारे मामले, कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई है, पैसे भी दे दिए हैं, बस लीगल पेपर आने वाले हैं। ठीक है, जिस दिन जमीन आपको मिल जाएगी उस दिन मैं आपसे 3 गुना दामों में खरीद लूंगा। महेश शर्मा की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फट गई। आप सच कह रहे हैं हरिप्रसाद शर्मा जी? कमलाबाई को यकीन नहीं हो रहा था। हाँ ठीक सुना आपने, 3 गुना दामों में। महेश शर्मा मुस्कुराते हुए बोले। गाड़ी चलाते हुए महेश शर्मा ने प्रिया को शरारत भरी नज़रों से देखा। क्या बात है, मुंह बनाए बैठी हो? आपको क्या जरूरत थी उस औरत से सौदेबाजी करने की, वो भी 3 गुना बढ़ाकर? प्रिया फट पड़ी। सौदेबाजी तो तुम्हारे लिए भी की थी। देखो भगवान ने मुझे कितने खूबसूरत मुनाफे से नवाजा है। प्यार भरी नजरों से देखते हुए उन्होंने एक हाथ से उसे करीब खींच लिया। प्रिया लाजवाब हो गई। जो मैं देख रहा हूँ और जानता हूँ वो तुम नहीं जानती, इसलिए भरोसा रखो मेरी जान। मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, मुझे आप पर यकीन है, कहकर उसने उनके कंधे पर सर रख दिया। अगले दिन डॉक्टरों ने कहा, मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ को कल ही एडमिट करवा दें, हम उनकी आंखों का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना चाहते हैं। दोनों खुश हो गए। महेश शर्मा ने दूसरे ही दिन प्रिया को एडमिट करवा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है महेश, प्रिया ने उनका हाथ थामते हुए उदासी से कहा। मेरी जान, मैं हूँ ना, डरने की कोई बात नहीं। अब तुम देखने लगोगी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारियाँ खुशियाँ आने वाली हैं। उन्होंने प्यार से उसके माथे पर किस किया। नर्स उसे ऑपरेशन रूम ले गई। ऑपरेशन के बाद महेश शर्मा तेजी से कमलाबाई के घर पहुँचे, उनकी लीगल टीम के साथ। ठीक है कमलाबाई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। महेश शर्मा की बारी आवाज़ गूंजी। अगर मुझसे धोखा किया या कोई चालाकी की तो मैं रहम बिल्कुल नहीं खाऊंगा। 3 गुना कीमत दे रहा हूँ तो 10 गुना छीनने की ताकत भी रखता हूँ। महेश शर्मा ने पेपरों पर साइन किए और बारी रकम 30 करोड़ देकर कमलाबाई की ज़मीन अपने नाम कर ली। जब महेश शर्मा हॉस्पिटल पहुँचे तो प्रिया को रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मुबारक हो, आपकी वाइफ का ऑपरेशन सफल रहा, अब वो बहुत जल्द देख सकेंगी। पट्टी 3 दिन बाद खुलेगी। महेश शर्मा ने खुशी से प्रिया को सीने से लगा लिया। घर ले जाने के बाद महेश शर्मा ने उसका बहुत ख्याल रखा। प्रिया खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझने लगी। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रिया, आज वो होने वाला है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। आज तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलने वाली है, तुम दुनिया को देखोगी इसके हसीन रंगों को, और आज मैं तुम्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे सबसे पहले आपको देखना है महेश, अपने पति को। जब तुम ठीक हो जाओगी और देखने लगोगी तो क्या तब भी तुम इस बूढ़े इंसान के साथ रहना पसंद करोगी? महेश शर्मा दिल में गुदगुदी के साथ बोले। प्रिया का दिल फट गया। ऐसी बातें मत कीजिए महेश,
अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सब कुछ आप हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। इस उम्र के फ़र्क से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आपकी बनकर आपके साथ जीना चाहती हूँ। पट्टी खुलने का दिन आ गया। डॉक्टर ने धीरे धीरे पट्टी खोली। प्रिया ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने कोई बूढ़ा नहीं, बल्कि 27 साल का बहुत खूबसूरत नौजवान बैठा मुस्कुरा रहा था। प्रिया की आंखें हैरानी से फट गई। उसने महेश को झटक दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम मेरे महेश नहीं हो, वो तो 60 साल का आदमी था। महेश शर्मा ने फिक्र से आगे बढ़कर उसे जोर से अपनी बाहों में कस लिया। मैं ही महेश शर्मा हूँ, तुम्हारा महेश। तभी नूर और सुनीता कमरे में आई। उन्होंने शुरू से आखिरी तक सारी कहानी प्रिया को बता दी। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। बचपन का साथी, उसका दोस्त, गम गुजार वो कोई और नहीं, महेश शर्मा ही था। मुझे क्यों नहीं बताया महेश, मुझसे क्यों छुपाया? प्रिया जवाब मांग रही थी। अगर बता देता तो तुम्हारी मोहब्बत कैसे जीतता? महेश शर्मा ने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया, कभी ना छोड़ने के लिए। आने वाली ढेरों खुशियाँ उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।